जय हिंद प्यारे बच्चों, लेके आए हैं आज एक न्यू वीडियो जो कि रिलेटेड है आपके फर्दर एग्जामिनेशन में आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक से, जिसे कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। किसी भी कविता को, किसी भी पोएम को हमें अगर रियल में जानना है, इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड अ पोएम इन रियलिटी, या किसी भी पोएम को अगर ठीक तरीके से जानना है तो उसके फिगर ऑफ स्पीच पे हमें फोकस करना पड़ता है। 9 से लेकर 12 तक ये टॉपिक एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच है जिनमें से हमें जो पढ़ना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है वो ये है। सबसे पहले तो फिगर ऑफ स्पीच को समझेंगे। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है, करता क्या है फिगर ऑफ स्पीच? एक तरीके से हिंदी में अलंकार कहते हैं। ये किसी भी बात को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब जैसे आपने कोई बात कही, आपको ज्यादा से ज्यादा लोग सुने। अगर आप कहीं एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं, रिपोर्टर हैं, दैट टाइम तुम ये चाहते हो कि लोग तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सुने, लोग तुमसे कनेक्ट रहें और लोग तुमसे बहुत देर तक या हमेशा अपनी लाइफ में तुम्हें एक हिस्सा बनाना चाहें। तो तुम्हारी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारी भाषा, तुम्हारी शैली। अगर तुम उसमें फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हो तो लोग तुमसे कनेक्ट रहते हैं, लोग तुमसे जुड़े रहते हैं। वैसे ही फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किसी भी साधारण बात को और अधिक प्रभावशाली या आकर्षक तरीके से कहने के लिए किया जाता है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जिनमें से हम कितने हैंडल करने वाले हैं तो वो 8 है। पहला सिमले, जो कि इसमें नहीं लिखा पर होगा। दूसरा ऑक्सीमोरोन, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में मानवीकरण कहते हैं। ऑक्सीमोरोन को विरोधाभास कहते हैं। सिमले, ये रहा सिमले, इसे उपमा कहते हैं। मेटाफोर, रूपक अलंकार। हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार। एपोस्ट्रोफे, संबोधन के लिए। एंड ओनोमेटोपोइया, इसे ध्वनियात्मक, मतलब ध्वनि का सेंस आता है, साउंड का सेंस आता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ध्वनि, मतलब कि साउंड, ध्वन्यात्मक अलंकार। आगे अगर बच्चा लोग चलें तो यहां पर पहला अलंकार है सिमले। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। की डेफिनेशन इसकी है, इन अ सिमले, सिमले में देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड दैट आर सिमिलर एट लीस्ट इन वन पॉइंट। दो अलग अलग चीजों की तुलना होती है और उन दो अलग अलग चीजों का कंपैरिजन किया जाता है। दो भिन्न भिन्न चीजों का एक दूसरे से कंपैरिजन किया जाएगा, पर यहां पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं हो रहा है, कंपेयर किया जा रहा है और यूज हो रहा है कुछ शब्द का जो कि आपके सामने है, लाइक, सो, एज। अगर किसी दो ऑब्जेक्ट का, दो भिन्न भिन्न मतलब कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट का अगर कंपैरिजन हो रहा है और उसमें लाइक, एज, सो, एज या सो का यूज हो रहा है, तो बेटा समझ जाओ कि वो कोई और अलंकार नहीं, सिमले है। दैट मीन्स उपमा अलंकार। कैसे? अंग्रेजी में उपमा लाइक, एज, सो, एज जैसे शब्दों का उपयोग होता है। उदाहरण के लिए समझिए, द एजेरियन कैम डाउन लाइक अ वोल्फ ऑन द फील्ड। या एक तरीके से हम कह सकते हैं, एक और एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं कि दिस बुक इज लाइक अ मिरर। यह किताब एक मिरर की तरह है। तो यहां पे दो अलग अलग चीजों की तुलना की, किताब की तुलना की गई किससे? मिरर से। अब मिरर और किताब ये दोनों अलग ऑब्जेक्ट हैं और क्या हो रही है? तुलना। यूज किसका किया जा रहा है? लाइक का। तो जब भी इस तरीके का कोई एग्जांपल आए, दो भिन्न भिन्न चीजों का क्या किया जाए? तुलना की जाए। लाइक एज सो जैसे वर्ड का या वर्ड्स का यूज किया जाए, दैट टाइम पहचान लो इसको कि ये कोई और अलंकार नहीं है। ये कौन सा है? उपमा अलंकार है। दैट मीन सिमले। अलग अलग प्रकार की दो वस्तुओं की तुलना। सिमले में हमेशा जहां जहां भी वस्तुओं की तुलना की गई है वहां भिन्न भिन्न प्रकार की होंगी, मतलब अलग अलग होंगी, एक समान नहीं होंगी। मतलब ये नहीं कि तुम बुक का कंपैरिजन बुक से कर दो, दिस बुक लाइक अ दिस बुक, ये नहीं होना चाहिए। बुक का कंपैरिजन कोई अलग ही चीज से हो, फिर वो बुक नहीं होनी चाहिए। कोई मिरर हो सकता है, कोई पेन हो सकता है, कुछ भी अलग चीज से। आगे कह रहा है दोनों वस्तुओं में कम से कम एक बात समान होनी चाहिए। सो एज, लाइक, तीनों का प्रयोग किसी में से, इनमें से किसी एक का होना चाहिए। जिस जिस बात में इन शब्दों का यूज प्रयोग किया गया होगा वो दोनों वस्तुएं भिन्न भिन्न कम से कम एक गुण में समान होनी चाहिए, मतलब क्वालिटी एक होनी चाहिए। ये सारी चीजें ठीक हैं। फिलहाल यहाँ पे आते हैं, ही इज एज गुड एज रमेश। वह इतना अच्छा है जितना कि रमेश। दोनों में एक चीज समझने की कोशिश करो, ही मैंने वह एक आदमी के लिए लगाया गया, रमेश भी एक आदमी है। तो यहां पर
आदमी की तुलना आदमी से हो रही है, समझिए बेटा। कह रहा है ही इज एज गुड एज रमेश, वह इतना अच्छा है जितना कि रमेश। तो यहां पर ही कौन, ही भी तो एक आदमी ही होगा ना। अगर तुलना दो सेम चीजों की हो रही है, ही की तुलना, ही मीन्स आदमी, और रमेश से तुलना हो रही, रमेश भी एक आदमी, तो बेटा एक चीज माइंड में रखो कि दोनों सिमिलर हैं। ये कोई अलंकार नहीं है, ये कोई सिमले नहीं है, बहुत ध्यान समझना, ये सिमले नहीं है। तुलना हो रही है, लाइक का यूज भी हो रहा है, एज का यूज भी हो रहा है, पर ये सिमले नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट सिमिलर है। अगर हम कहते ही इज एज गुड एज, मान लीजिए ही इज एज गुड एज रोज, वह इतना अच्छा है जितना कि गुलाब, तो यहां पर आदमी, यहां पर गुलाब, ऐसी कंडीशन में जब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट आएंगे तब सिमले माना जाएगा। लिख दिया गया है यहाँ ही और मोहन, मतलब कि रमेश, एक तरीके से दोनों व्यक्तियों की तुलना की गई, अतः ये सिमले ना होकर केवल कंपैरिजन है। इट इज ओनली कंपैरिजन। जब आप सिमिलर चीजों का कंपेयर कराएंगे, दैट इज ओनली कंपैरिजन। लेकिन जब आप दो अलग अलग चीजों का कंपेयर कराएंगे, दैट टाइम दैट विल नॉट कंपैरिजन, दैट विल बी सिमले। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सिमले एंड नॉर्मल कंपैरिजन। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। आगे बेटा देखो क्या है नेक्स्ट। अगर बात की जाए तो नेक्स्ट अलंकार को हम लोग समझे तो वो है मेटाफोर, गुप्त उपमा कहते हैं। इसमें क्या है, ये भी सिमले की तरह है, दो अलग अलग चीजों का कंपैरिजन यहां पे भी किया जाएगा कि वो इससे अच्छा है, वो इससे अच्छा है। लेकिन याद रखना, वो इससे अच्छा है पर किससे? सेम चीज से नहीं। मान लीजिए जो माल्या है वो बिल्कुल एक किताब की तरह स्पष्ट है, तो हमें तुलना किस मान्या की किससे की? किताब से। दैट टाइम मान्या इज अ गर्ल बट किताब इज नॉट अ गर्ल, डिफरेंट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इसमें हम लाइक सो एस का यूज हटा दें, सेम सिमले है बेटा, सिमले जैसा ही सेम, लेकिन हमने क्या किया, लाइक एस सो को हटा दिया, तो बेटा लाइक एस सो हट जाए और डिफरेंट चीजों में अगर कंपैरिजन हो तो बेटा फिर वो कहलाता है मेटाफोर। यहां पे देखो बहुत ध्यान से, मेटाफोर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड बट वर्ड्स लाइक एज सो आर नॉट यूज। कंपेयर तो होगा लेकिन लाइक सो एज जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। सेम सिमले है, बस लाइक एज सो का प्रयोग नहीं होता है। लाइक एज सो का प्रयोग कर दोगे सिमले, लाइक एज सो का प्रयोग हटा दोगे और कंपेयर कर लोगे तो मेटाफोर। लेकिन अगर दो सिमिलर चीजों का अगर कंपेयर कर लोगे, जैसे किसी लड़के का तुलना किसी लड़के से, किसी लड़की की तुलना किसी लड़की से, किसी पंखे की तुलना किसी पंखे से, दैट टाइम नॉर्मल कंपैरिजन। आगे देखो, फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री। फ्रेंडशिप कैसे है? शेल्टरिंग ट्री के समान है। तो एक शेल्टरिंग ट्री का मतलब एक ऐसा पेड़ जो हमें शेल्टर देता हो, निवास जगह देता हो रहने की। तो बेटा फ्रेंडशिप की तुलना तो हो गई पर लाइक एज सो का यूज नहीं हुआ। द न्यूज वाज अ डैगर टू हिज हर्ट। अब यहां पे न्यूज की तुलना डैगर से हो गई पर किसी लाइक सो एज का यूज नहीं हुआ। लाइक सो एज का यूज ना हो, दो डिफरेंट चीजों में अगर तुलना हो जाए तो वो फिर कहलाता है मेटाफोर। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों और समझने की कोशिश करते हैं हाइपरबोल। अब हाइपरबोल क्या होता है? सिमले क्लियर, मेटाफोर क्लियर, ये तो कंपैरिजन के लिए हो गए, ठीक है, हटा दो, माइंड में डाल लो। अब डालो हाइपरबोल। हाइपरबोल में क्या होता है, जब किसी बात को बहुत घटाकर या बढ़ाकर प्रेजेंट कर दिया जाए। जैसे मान लो हम लोग आए, और बताओ क्या चल रहा है, बढ़िया सब कुछ, और क्या आजकल कैसे हो? बहुत बढ़िया यार, एकदम पूछो ही मत। मतलब आजकल तो हम लोग आसमान में उड़ रहे हैं यार, मजा आ रहा है। क्या आसमान में उड़ रहे हो? हाँ यार, आसमान में कोई उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता ना। तो ये क्या है? मेटाफोर। बढ़ा के इतना भी बढ़ा दिया कि आसमान में उड़ा दिया। यार आजकल तो पूछो मत यार, कहाँ हो आजकल, तो हम सोने के ऊपर सोते हैं, सोने की नदियां बह रही थी कुछ। हाँ, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल माइंड में आ गया। क्या यार, लड़ाई हो गई, कहाँ? उधर। फिर लड़ाई में क्या हुआ? तुम यार नहीं पूछो, खून की नदियां बह गई यार। सही बताओ, हाँ, खून की नदियां बह सकती हैं। थोड़ा सोचो, कभी खून की नदियां बह जाएंगी? कितनी भी लड़ाई हो जाए खून की नदी बहेगी क्या? बड़े बहेगी? नहीं बहेगी ना। तो ऐसी कोई बात जिसमें तुम बहुत बड़ा चढ़ा कर, अभी कुछ दिन पहले एक मोदी जी का भाषण बहुत वायरल हो रहा था, पता नहीं वो कितना सही कितना गलत मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हें एक सामने रख रहा हूँ क्या, कि हर किसी के अकाउंट में 2.5-2.5 लाख, पता नहीं कितने, 7-7, 10-10 की 20-20 लाख आएंगे। भाई साहब उन्होंने तो, वो तो एक अच्छे वक्ता है, उन्होंने प्रयोग कर लिया किसका पता है? हाइपरबोल का। तुम समझ ही नहीं पा रहे थे यार।
हाइपरबोल का यूज कर लिया, पच्चे पच्चे लगाए, मतलब जो बढ़ा चढ़ाकर बात कह देना। और एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा स्पीकर बहुत अच्छे से जानता है कि मुझे किस टाइम पे कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज करना है। तो वो आया नहीं आया आई डोंट नो, बट चीज को समझो। मैं तुम्हें अलंकार समझाना चाहता हूं। नेता लोग जितने भी होते हैं सब बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं। दीदी हम दादी हमें चुनाव जिताए दो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। दैट इज व्हाट hyperbole. Hyperbole is a figure of speech in which things are represented as greater or less better or worse than they really are. किसी भी चीज को इतना बुरा, ज्यादा से ज्यादा बुरा, ज्यादा से ज्यादा अच्छा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए। अब देखो, शी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, वो इतना रोई कि भाई आंसू के महासागर फैल गए। उसके रोने से जो आंसू गिरे उससे महासागर बन गया। क्या ये पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है? तुम्हें लगता है? नहीं हो सकता बेटा। 10,000 saw at a glance, मैं एक ही बार में यहां खड़ा हूं, मैं 10,000 लोगों को देख लिया। मेरे पास वो शक्ति नहीं है जो हनुमान जी के पास थी। ये सब चीजें क्या है? बढ़ा चढ़ाकर बात को कहना। एक युद्ध हुआ, खून की नदियां बह गई। द वेव्स, एक सेकेंड, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। क्या पॉसिबल है? नदियां बहने लगेंगी, खून की, वो भी इतना प्लाज्मा, इतना आरबीसी डब्ल्यूबीसी है कि नदियां बहने लग गई। ये सब पॉसिबल नहीं है, बस बढ़ा चढ़ाकर इसलिए बोला गया कि तुम मुझसे कनेक्ट रहो, तुम्हें मजा आए, इंटरेस्ट आए। कोई कहानी, किसी चीज में अगर ये बात को बोलोगे, लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे। आगे है पर्सोनिफिकेशन, प्यारे बच्चों, मानवीकरण। दैट मीन्स, ये मानवीकरण को बहुत ध्यान से समझिए। पर्सोनिफिकेशन जो है वो क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि भाई कोई आमूर्त विचार है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, या किसी मृत चीज, डेड थिंग, मीन्स जब किसी निर्जीव या अमूर्त विचार का इस प्रकार से वर्णन किया जाए जैसे कि वो जीवित हो, मतलब किसी मरी हुई चीज को या किसी एक ऐसे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को जो कि नहीं है, और उसके साथ ऐसे कन्वर्सेशन हो रही है, या उसके साथ उसके ऊपर एक ऐसा सेंटेंस बन रहा है जैसे कि उसको जिंदा मान लिया गया। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव एक अच्छा अध्यापक है। अनुभव भाई नहीं, अनुभव क्या, एक तरीके से अनुभव को अध्यापक मान लिया, माना गया है अनुभव को अध्यापक। अनुभव एक तो वो अनुभव होता है जो पड़ोस में रहता है, अनुभव गुप्ता, अनुभव शाक्य, अनुभव तिवारी, अनुभव चोपड़ा। ये अनुभव की बात नहीं हो रही है, एक्सपीरियंस की बात हो रही है। क्या एक्सपीरियंस एक रियल में टीचर हो सकता है? मैं रियल की बात कर रहा हूं। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जिसे मान रहे कि हाँ वो टीचर की तरह काम कर रहा है। आगे बेटा, आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर। मैं पृथ्वी और पानी की बेटी हूं। पृथ्वी की और पानी की बेटी हो सकती है? नहीं हो सकती, मान लिया गया उसको पुत्री। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या नॉन लिविंग के साथ कोई सेंटेंस बना दिया जाए, उसको जीवित मान लिया जाए, उसको लिविंग मान लिया जाए, उससे ऐसे कन्वर्सेशन हो जैसे कि वो भी हम लोगों के साथ ही है। दैट टाइम पर्सोनिफिकेशन, कोई और नहीं, वो पर्सोनिफिकेशन ही है। नेक्स्ट है ओनोमेटोपोइया, ध्वन्यात्मक अलंकार। बहुत ध्यान से समझना, कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें जो वर्ड आए उसके साथ उसका साउंड भी आए। इसका डेफिनेशन भी सेम है, साउंड सजेस्ट इट्स मीनिंग। जब कोई सेंटेंस में किसी नाउन या किसी ऑब्जेक्ट का साउंड साथ में दिया जाए और उस साउंड की वजह से हम उसे पहचान पाए, दैट टाइम वो कोई और सेंटेंस नहीं, ध्वन्यात्मक अलंकार, ओनोमेटोपोइया है। आगे देखते हैं बच्चों, समझिए इसको, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन में रहेगा 10, 12। इसके बाद अभी और भी बाकी है, ये तो एक पार्ट है इसका, इसके 2 या 3 पार्ट और भी रहेंगे। Onomatopoeia is a figure of speech in which the sound suggests the sense or meaning. जैसे फॉर एग्जाम्पल, grunt grunt goes the hog, grunt grunt goes the hog। इसके लिए प्यारे बच्चों आपको पढ़ना पड़ेगा कि किस जीव की, किस वस्तु की आवाज कैसी होती है। अगर आपको साउंड क्लियर नहीं है, एरोप्लेन का साउंड कैसा होता है, वो वाला साउंड नहीं जो तुम सोचते हो कि बर्रैया आती है, वो वाला साउंड नहीं। साउंड, स्पेशल साउंड, हर चीज के, नाउन के जो साउंड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं आपके अकॉर्डिंग, इसलिए उनको आपको पढ़ना और याद करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर वो लर्न हो जाएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग, ग्रंट ग्रंट द हॉग गोज, दैट मींस कि जो सुअर होता है वो गुर गुर करके जाता है, यहां पे ग्रंट ग्रंट का यूज किया जाता है। तो यहां पे तुम देख रहे होगे कि
साउंड से पता चला हॉक के बारे में, हॉक पिग कोई कहते सुअर को। ठीक है, आगे देखो, अब यहां आ जाओ, ये तलवार है, तलवार क्लेंज, तलवार की आवाज वैसे तो किंच होती है लेकिन क्लेंज इंग्लिश में, और गन की आवाज आपके अकॉर्डिंग धाए होती, धाए धाए नहीं बेटा, धाए धाए नहीं, इंग्लिश में बूम्ड कहते हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो साउंड से हमें जब सजेस्ट करे इट्स मीनिंग, दैट इज ओनोमेटोपोइया, दैट इज ध्वन्यात्मक अलंकार। आगे बढ़ते हैं, अपॉस्ट्रोफे, ये भी बेटा पर्सोनिफिकेशन पढ़ के आए। पर्सोनिफिकेशन और अपॉस्ट्रोफे में थोड़ा बहुत अंतर है, बहुत ध्यान से समझिए। पर्सोनिफिकेशन में किसी मृत चीज को, किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को जीवित मानकर कार्य किया जाता था, एक सेंटेंस को मेंटेन किया जाता था। अपॉस्ट्रोफे में क्या होगा, किसी मृत चीज को, किसी डेड थिंग को, या किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, या किसी एब्सेंट आइडिया चीज को संबोधित किया जाएगा। दैट मीन्स संबोधित मतलब क्या, इंग्लिश में एड्रेस किया जाएगा, उससे बात की जाएगी। जैसे ओ चंद्रमा क्या हाल चाल, ओ भाई हवा आजकल किधर हो तुम, आ रहा है। जब हम किसी निर्जीव वस्तु या अमूर्त विचार का उल्लेख करते हैं तो ऐसे कथन को धर्म त्याग कहते हैं। एन अपॉस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द absent or to the personified object or idea. Example, ओ solitude where are thy charms, ओ solitude अकेलेपन तुम्हारी चार्मिंग कहाँ है। किससे बात कर रहे हो, सॉलिट्यूड से। सॉलिट्यूड क्या आंटी है, नहीं है ना। सॉलिट्यूड मीन्स क्या, अकेलापन। अकेलापन क्या है, absent आइडिया, उससे तुम बात कर रहे हो। क्लियर हुआ, उसे संबोधित कर रहे हो, उसे एड्रेस कर रहे हो, ओ भाई तुम्हारा वो सॉलिट्यूड, ओ हवा। कविताओं में ऐसी चीजें बहुत होती हैं क्योंकि कविताएं नेचर से रिलेटेड होती हैं। आगे देखिए, तो बस अगर बेटा सबसे पहले अगर रियल में मार्क्स के लिए फोकस कर रहे हो तो अच्छे कंटेंट पे फोकस करो, पुराने कंटेंट को थोड़ा सा छोड़ो, नए तरीके नए कंटेंट में आओ। इन फ्यूचर अगर तुम्हें कॉम्पिटिटिव को क्वालिफाई करना है तो अपने एकेडमिक से जो कंटेंट है उसको, इंपॉर्टेंट कंटेंट को क्लियर करना पड़ेगा। एकेडमिक का कंटेंट अगर वो है जो हमें आगे कॉम्पिटिटिव में हेल्प करा सकता है तो उसको पहले अचीव करो। कंटेंट तो बहुत सारा है, बहुत सारे नियम है, बहुत सारे तरीके हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट टाइप ऑफ थिंग्स या दैट टाइप ऑफ कंटेंट जो हमें हेल्प करे हमारे फ्यूचर के एग्जामिनेशन में। फ्यूचर का एग्जामिनेशन मींस जो हमारा गोल है। 9, 10 फर्स्ट ईयर इंटर इज नॉट गोल, 9, 10 फर्स्ट ईयर इंटर आर नॉट गोल, 9, 10 फर्स्ट ईयर आर ओनली द पाथ, केवल रास्ता है 9, 10 फर्स्ट ईयर इंटर, ना कि हमारा गोल और एम्बिशन है। गोल एम्बिशन तो ये रास्ता हमें वहां तक लेके जाएगा, इसलिए हमें यहां पर सबसे बेस्ट और बेहतर करना पड़ेगा। उस गोल के लिए पहले तो गोल मेंटेन करो, उस गोल के लिए भाई साहब हमें नया और अच्छा कंटेंट चाहिए होगा। पुराने कंटेंट से हम बड़ी छलांग नहीं लगा पाएंगे। बड़ी छलांग लगाने के लिए हमें 2 कदम पीछे बढ़ना पड़ता है, तो 2 कदम पीछे बढ़ने का मतलब यहां ज्यादा पढ़ाई और नई चीजों को अचीव करने से। एक पल, एक दिन को, एक दिन, एक जीवन को और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। इसी के साथ जय हिंद, भारत माता की जय।